नमस्कार। आज के इस ताज़ा और बेहद अहम विश्लेषण में आपका स्वागत है। 6 मई 2026 के कुछ सबसे ज़रूरी और इम्पैक्टफुल अपडेट्स हमारे सामने हैं। चलिए, बिना कोई वक्त गवाए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब डिटेल्स में गहराई तक जाने से पहले जरा ये सोचिए, आज के हमारे सोर्सेस से हमें आखिर निकालना क्या है। देखिए, आज हम एक तरफ तो गवर्नेंस यानी शासन में हो रहे बड़े डिजिटल बदलावों को डिकोड करेंगे और दूसरी तरफ प्रकृति में छुपे कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो हाल ही में सामने आए हैं। काफी दिलचस्प सफर होने वाला है। आज की हमारी इस चर्चा को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। पहला, शासन और अर्थव्यवस्था। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय और पर्यावरण से जुड़ी पहलें। तीसरा है भारत का भूगोल। और आखिर में हम बात करेंगे जैव विविधता और कुछ शानदार नई खोजों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, जो है शासन और आर्थिक पहल। देखिए, जमीनी स्तर पर बदलाव तभी आता है जब पंचायतें सशक्त हों, है ना? इसीलिए पंचायती राज मंत्रालय ने समर्थ पंचायत पोर्टल लॉन्च किया है। इसका सीधा सा मकसद है डिजिटल एम्पावरमेंट। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पोर्टल पंचायतों को अपना खुद का रेवेन्यू, जिसे ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू या ओएसआर कहते हैं, उसे कलेक्ट करने और ट्रैक करने की पूरी आज़ादी देता है। जरा सोचिए, जब पंचायतों के पास अपनी खुद की वित्तीय आज़ादी होगी तो वो अपने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाएं कितनी बेहतर तरीके से दे पाएंगी। अब अर्थव्यवस्था की बात चली है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये नया कदम देखिए, उद्गम पोर्टल। ये पोर्टल बैंकों में पड़ी उन लावारिस जमा राशियों या अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को खोजने के लिए है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या है? प्राइवेसी। आरबीआई ने यूडीआरएन नाम का एक यूनिक रेफरेंस नंबर इस्तेमाल किया है, जिससे आपकी बैंक शाखा की डिटेल्स बिल्कुल छुपी रहती हैं। मतलब प्राइवेसी भी बरकरार, और आप 30 अलग-अलग इंटीग्रेटेड बैंकों में अपना अनक्लेम्ड पैसा भी खोज सकते हैं। और हाँ, आपको बता दूं कि इन्हीं 30 बैंकों में आरबीआई के डीईए फंड का लगभग 90% अनक्लेम्ड पैसा रखा हुआ है। अब आपके मन में भी यकीनन ये सवाल आ रहा होगा कि क्या इस पोर्टल से कोई भी सीधे अपने पैसे निकाल सकता है? क्या ये प्रोसेस इतना आसान हो गया है? तो इसका सीधा और साफ जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए, उद्गम पोर्टल कोई एटीएम नहीं है। ये सिर्फ एक सेंट्रलाइज्ड सर्च इंजन की तरह काम करता है। मतलब आप यहां से सिर्फ ये पता लगा सकते हैं कि आपका पैसा कहां है, लेकिन उसे वापस पाने के लिए जो क्लेम का असल प्रोसेस है, वो तो आपको अपने उसी संबंधित बैंक के जरिए ही पूरा करना होगा। पोर्टल सिर्फ रास्ता दिखाएगा, मंजिल तक आपको बैंक ही पहुंचाएगा। चलिए, अब अपने देश की सीमाओं से थोड़ा बाहर निकलते हैं। क्या आपने सोचा है कि हमारी क्रॉस बॉर्डर पार्टनरशिप्स और ग्लोबल एनवायरनमेंट के नियम हमारे पूरे रीजन के भविष्य को कैसे बदल रहे हैं? यही सवाल हमें हमारे दूसरे हिस्से की तरफ ले जाता है, अंतर्राष्ट्रीय और पर्यावरण पहले। सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा और आपसी सहयोग की। भूटान के कुरिछू नदी पर डोरजिलोंग जलविद्युत परियोजना तैयार हो रही है। जरा इसके स्केल पर गौर कीजिए। ये 1125 मेगावाट का रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। कुल लागत करीब 13,100 करोड़ रुपए। इसे विश्व बैंक की मदद से फंड किया जा रहा है और ये भूटान के इतिहास में हाइड्रो पावर सेक्टर की सबसे बड़ी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जिसे भूटान की डीजीपीसी और भारत की टाटा पावर मिलकर डेवलप कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए इसमें क्या खास है? इसका स्ट्रेटेजिक फायदा देखिए। जब ये प्रोजेक्ट अपने तय समय यानी 2031 में शुरू होगा, तो इससे पैदा होने वाली क्लीन एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी पूरे 80% सीधा भारतीय बिजली ग्रिड में आएगा। बाकी 20% भूटान अपने पास रखेगा। ये दोनों देशों के लिए एक जबरदस्त विन विन सिचुएशन है। अब पर्यावरण के मोर्चे पर बात करें तो मार्स यानी मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम, ये सच में एक गेम चेंजर है। COP27 में लॉन्च हुआ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का ये प्लेटफॉर्म अंतरिक्ष से सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके दुनिया भर में होने वाले मीथेन एमिशन को ट्रैक करता है। अब इसका दायरा बढ़ाकर कोयला खदानों और वेस्ट मैनेजमेंट सुविधाओं तक कर दिया गया है। सीधी सी बात है, अगर हमें ग्लोबल मीथेन कम करने के लक्ष्यों को पाना है तो हमें सटीक रूप से पता होना चाहिए कि ये गैस कहां से लीक हो रही है। खैर, पॉलिसीज और डेटा से अब थोड़ा ब्रेक लेते हैं। आइए देखते हैं कि हमारी धरती और नदियों की जमीनी हकीकत आखिर है क्या। तो बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की ओर, जो है भारत का भूगोल। क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं कहूं कि दुनिया की छठी सबसे बड़ी झील आज अपने पुराने आकार के सिर्फ 10वें हिस्से जितनी रह गई है?
जी हाँ, केवल 1/10। हम बात कर रहे हैं अफ्रीका की चाड झील की। 1960 के दशक से लगातार पड़ रहे सूखे और पानी के अंधाधुंध इस्तेमाल ने इसकी ये हालत कर दी है। ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि हम अपने जल संसाधनों के साथ क्या कर रहे हैं। अब भारत की एक बहुत ही दिलचस्प नदी पर नजर डालते हैं। 583 किलोमीटर लंबी माही नदी, जिसे लोग प्यार से महिसागर भी कहते हैं। इसका सफर देखिए। ये मध्य प्रदेश की विंध्य पर्वतमाला से निकलती है, फिर दक्षिण की ओर बहते हुए राजस्थान में एक यू आकार का यू टर्न ले लेती है। इसके बाद ये गुजरात में प्रवेश करती है और खंबात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। दिलचस्प बात यह है कि इसका नदी का तल इतना गहरा है कि इतने पानी के बावजूद इसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए बहुत ही कम हो पाता है। नदियों से निकलकर अब चलते हैं जंगलों की ओर। आइए देखते हैं कि हाल ही में वाइल्ड लाइफ और प्राकृतिक आवासों से कौन से नए और शानदार जैविक रहस्य सामने आए हैं। और यह है हमारा आज का आखिरी हिस्सा, जैव विविधता और नई खोजें। हाल ही में एक थोड़ी भावुक कर देने वाली खबर आई। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के सबसे मशहूर निवासियों में से एक 21 साल के बंगाल टाइगर विक्रम का निधन हो गया। इस मौके पर अगर हम भारत के इस सबसे पहले नेशनल पार्क के सफर को याद करें, तो इसकी स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से हुई थी। बाद में 1957 में मशहूर संरक्षणवादी जिम कॉर्बेट को सम्मान देने के लिए इसका नाम बदल दिया गया। अब पौधों की दुनिया की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाटों में 3 बिल्कुल नई पौधों की प्रजातियां खोजी गई हैं, जिनमें यूफोर्बिया और सेरोपीजिया शामिल हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। खोजे जाने के साथ ही ये तीनों प्रजातियां सीधा क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त की लिस्ट में आ गई हैं। कारण वही पुराना, ग्रेनाइट माइनिंग, हद से ज्यादा चराई और जंगलों की आग। मतलब हमने इन्हें अभी ठीक से जाना भी नहीं और इनके विलुप्त होने का खतरा मंडराने लगा है। जानवरों की दुनिया से एक बेहद अनोखी खोज सामने आई है। पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी डुआर्स क्षेत्र में एक नए मीठे पानी के केकड़े की खोज हुई है। इसका नाम इंडोपोटामॉन अलीपुर दुआरेन से रखा गया है। इसके चमकीले नारंगी लाल किनारे और भूरा खोल इसे काफी अलग बनाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प है इसका लाइफस्टाइल। ये भाई साहब धान के खेतों में 1.5 मीटर गहरे बिलों में छुपकर रहते हैं और बाहर कब आते हैं? सिर्फ मई से अगस्त के बीच, जब भारी मॉनसून की बारिश होती है। एकदम सीक्रेट लाइफ है इनकी। और अब आज की शायद सबसे थ्रिलिंग खबर। क्या आपको पता है कि थार रेगिस्तान में एक बहुत ही रेयर शिकारी की वापसी हुई है? हम बात कर रहे हैं काराकल की, जिसे भारत में सियाहगोश यानी काले कान वाला भी कहा जाता है। इस जंगली बिल्ली की एथलेटिक क्षमता सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यह हवा में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ने के लिए जमीन से सीधे 3 मीटर ऊपर तक छलांग लगा सकती है। प्रकृति की इस अद्भुत मशीन का वापस दिखना वाकई एक बहुत अच्छी खबर है। तो आज के इन तमाम अपडेट्स को डिकोड करने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। एक तरफ हमारे पास समर्थ और उद्गम जैसे डिजिटल रूप से एम्पावर करने वाले गवर्नेंस सिस्टम्स हैं, और दूसरी तरफ सिकुड़ती हुई चाड झील और विलुप्त होने की कगार पर खड़े नए पौधे। आने वाले समय में तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी और हमारे नाजुक पर्यावरण का ये टकराव हमारे भविष्य को कैसे आकार देगा, और हमें अपना सबसे ज्यादा ध्यान आखिर कहाँ लगाना होगा? इस सवाल के साथ मैं आपको यहीं छोड़े जा रहा हूं। आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।